Good morning. Today we will discuss on the introduction to clinical pharmacy. इसमें क्या होता है सबसे पहले क्लिनिकल फार्मेसी इज एन इमरजेंसी ऑफ द पेशेंट ओरिएंटेड अप्रोचेज इन एडिशन टू ट्रेडिशनल प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच फॉर द फार्मासिस्ट। इसमें क्या होता है कि जो क्लिनिकल फार्मेसी है इसमें जो अप्रोच होता है, इसके पहले क्या था कि फार्मासिस्ट का जो अप्रोच होता था प्रोडक्ट रिलेटेड अप्रोच होता था, प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच होता था। क्लिनिकल फार्मेसी में क्या होता है कि जो अप्रोच है पेशेंट ओरिएंटेड अप्रोच होता है। जो ट्रेडिशनल था मतलब क्या रहता था कि जो प्रोडक्ट डिस्पेंस करके पेशेंट को देना, इसमें पेशेंट ओरिएंटेड अप्रोच होता है। जब हमारा पेशेंट ओरिएंटेड अप्रोच होगा तो इंश्योर द पेशेंट मैक्सिमम वेल बीइंग व्हाइल ऑन द ड्रग थेरेपी। जो ड्रग थेरेपी हो रही है, ड्रग थेरेपी में अगर हमारा पेशेंट ओरिएंटेड है तो उसी को फोकस करेंगे, पेशेंट को फोकस करेंगे। तो पहली चीज आती है ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी। क्या क्या क्लिनिकल फार्मेसी का ऑब्जेक्टिव होता है? तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव होता है टू असिस्ट द फिजिशियन in doing a better job of prescribing and monitoring of drug therapy। जो फिजिशियन है, फिजिशियन को जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट है असिस्ट करेगा बेटर जॉब के लिए, ड्रग थेरेपी के लिए जो ड्रग प्रिस्क्राइब कर रहा है उसके लिए असिस्ट करेगा। टू असिस्ट नर्सेज इन एडमिनिस्ट्रेटिंग मेडिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ मेडिकेशन इंसिडेंट करेक्टली। नर्स को भी असिस्ट करेगा कि जो भी मेडिसिन है, मेडिसिन का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, कौन से रूट से पेशेंट को दिया गया, ड्रग का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बेटर हो। जो अगर कोई इंसिडेंट होता है, कोई एडवर्स रिएक्शन आता है, कुछ एडवर्स इफेक्ट आता है, तो उसका जो डॉक्यूमेंटेशन है मेडिकेशन रिलेटेड, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो करेक्ट हो। इंसिडेंट रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंटेशन हो वो भी करेक्ट डॉक्यूमेंटेशन हो। टू मैक्सिमाइज द पेशेंट इन ड्रग यूज प्रोसेस। जो पेशेंट है, जो भी ड्रग यूज कर रहा है, जो ड्रग यूज का प्रोसेसिंग है उसको मैक्सिमाइज करना है। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में क्या हो गया, पेशेंट ओरिएंटेड है। पहले क्या था, हमारा प्रोडक्ट ओरिएंटेड था। जो क्लिनिकल फार्मेसी है पेशेंट ओरिएंटेड है, और जो फार्मासिस्ट है वो असिस्ट करता है फिजिशियन और नर्सेस को फॉर बेटर ड्रग थेरेपी। यही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है क्लिनिकल फार्मासिस्ट का। फंक्शन ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट, क्या क्या फंक्शन होता है क्लिनिकल फार्मासिस्ट का? तो सबसे पहला फंक्शन होता है द क्लिनिकल फार्मासिस्ट टेक ए ड्रग और मेडिकेशन हिस्ट्री ऑफ ईच पेशेंट। जो भी पेशेंट है, सारे पेशेंट का मेडिकेशन हिस्ट्री लेना रहता है। ये प्रिस्क्रिप्शन इज मेड बाय ए डॉक्टर, द फार्मासिस्ट डिस्पेंस इट। जो मेडिकेशन का है, जो भी मेडिकेशन का प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर या फिजिशियन प्रिस्क्राइब करता है और उसको फार्मासिस्ट डिस्पेंस करता है। तीसरा फंक्शन होता है क्लिनिकल फार्मासिस्ट का, ही इन्फॉर्म्स द फिजिशियन अबाउट द एडवर्स ड्रग रिएक्शन एंड इंटरेक्शन। कोई एडवर्स ड्रग रिएक्शन है, इंट्रैक्शन है, कोई भी अगर इंट्रैक्शन या एडवर्स ड्रग रिएक्शन है तो वो फिजिशियन को इन्फॉर्म करेगा कि इस पेशेंट को, चाहे इस ड्रग से पेशेंट को एडवर्स रिएक्शन आया है या कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो फिजिशियन को इन्फॉर्म करेगा। क्लिनिकल फार्मासिस्ट शुड एजुकेट द पेशेंट अबाउट द नेसेसरी ऑफ ट्रीटमेंट और हाउ टू गेट फर्दर सप्लाईज। वो पेशेंट को एजुकेट करता है, उसको बताता है, उसका जो भी हेल्थ केयर सिस्टम की जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में एजुकेट करता है कि आपको ट्रीटमेंट कब तक लेना है, कैसे आपको फर्दर ड्रग का सप्लाई होगा। क्लिनिकल फार्मासिस्ट हैज टू इंस्ट्रक्ट हिम अबाउट द स्टोरेज ऑफ ड्रग। जो पेशेंट है, पेशेंट को बताएगा, इंस्ट्रक्ट करेगा कि ड्रग को कहाँ स्टोर करना है, कैसे स्टोर करना है। ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, फंक्शन हो गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है
स्कोप ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के अंदर क्लिनिकल फार्मेसी का क्या स्कोप है। ऑब्टेन एंड प्रिपेयर मेडिकेशन हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट ऑन एडमिशन। सबसे पहले क्या स्कोप होता है कि ड्यूरिंग एडमिशन कोई अगर इन पेशेंट है या आउट पेशेंट भी आता है तो उस पेशेंट का मेडिकेशन हिस्ट्री, कौन कौन सा मेडिसिन ले रहा है, उसकी हिस्ट्री क्या है, किसी ड्रग से उसका इंट्रैक्शन है, रिएक्शन है, एलर्जी है, जो भी मेडिकेशन हिस्ट्री है उसको ऑब्टेन करना और प्रिपेयर करना। इसमें क्या क्या होगा, इट इंक्लूड्स पास्ट एंड प्रेजेंट यूज ऑफ प्रिस्क्रिप्शन एंड नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। जो भी प्रेजेंट या पास्ट में पेशेंट ने मेडिकेशन लिया है, वो मेडिकेशन प्रिस्क्रिप्शन है या विदाउट प्रिस्क्रिप्शन पेशेंट लिया है, सारी डिटेल उसको फिल करना है, लिखना है, उसका डाटा प्रिपेयर करना है। ड्रग एलर्जी, एडवर्स रिएक्शन एसोसिएटेड विद द मेडिकेशन एंड एस्टिमेट ऑफ द पेशेंट कंप्लायंस विद द मेडिकेशन रेजिमा। जो भी मेडिसिन रिलेटेड प्रॉब्लम है, एडवर्स रिएक्शन है, एलर्जी है, जो भी है वो उसकी हिस्ट्री, क्या क्या मेडिकेशन ले रहा है, ये सारी चीज़ें उसको ड्यूरिंग एडमिशन वो अपडेट करना है, फिल करना है। स्कोप ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी, अगर हम स्कोप की बात करें क्लिनिकल फार्मेसी का क्या क्या स्कोप है, तो सबसे पहला जो स्कोप आता है, फर्स्ट पॉइंट, प्रिपरेशन ऑफ हिस्ट्री ऑफ पेशेंट। पेशेंट की हिस्ट्री बनाना, वो पेशेंट की हिस्ट्री किसके रिलेटेड बनाना है, मेडिकेशन रिलेटेड। प्रिपरेशन ऑफ ड्रग हिस्ट्री, दूसरा इसका स्कोप होता है। पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट ऑफ मेडिकल इमरजेंसी, कोई अगर मेडिकल इमरजेंसी होता है, मेडिकल इमरजेंसी अगर डिक्लेयर होता है तो उसमें भाग लेना। पार्टिसिपेशन इन द ड्रग इन्वेस्टिगेशन, कोई अगर एडवर्स रिएक्शन आता है, एडीआर आता है, तो उसका जो भी इन्वेस्टिगेशन होता है उसमें जो भी क्लिनिकल फार्मासिस्ट है उसका रोल सबसे मेजर रोल होता है। पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट ऑफ क्रोनिक डिजीज लाइक डायबिटीज, हाइपरटेंशन, आर्थराइटिस। जो भी क्रोनिक डिजीजेज हैं, डायबिटिक क्या होता है कि जब तक हम मेडिसिन लेते हैं तब तक हमारा कंट्रोल रहता है, अगर मेडिकेशन और डाइट कंट्रोल छोड़ दे तो क्या होता है, डायबिटिक अनकंट्रोल हो जाता है। तो जो भी डायबिटिक पेशेंट रहते हैं वो क्या कंटिन्यूअस अपना मेडिकेशन लेते रहते हैं। जो कार्डिक पेशेंट हैं वो भी, आर्थराइटिस पेशेंट है वो भी, तो उनका जो भी है ड्रग मैनेजमेंट है उसमें भाग लेना। टू कंट्रोल ओवर ड्रग यूटिलाइजेशन, ओवर ड्रग यूटिलाइजेशन का मतलब होता है कि कोई अगर लेंथ ऑफ मेडिकेशन, कितने टाइम तक मेडिकेशन लेना है, अगर उससे ज़्यादा कोई मेडिकेशन लेता है तो उसको बोलते हैं ओवर ड्रग यूटिलाइजेशन। जितना हमारी रिक्वायरमेंट थी उससे ज़्यादा हम मेडिसिन ले रहे हैं तो हमारा ओवर ड्रग यूटिलाइजेशन होता है, तो उसको कंट्रोल करना, ये भी हमारा फार्मासिस्ट का स्कोप होता है। टू काउंसिल विद पेशेंट, जो भी पेशेंट है उसका काउंसलिंग करना। टू हेल्प इन सिलेक्शन ऑफ ड्रग थेरेपी टू द फिजिशियन, फिजिशियन को असिस्ट करना, हेल्प करना फॉर द सिलेक्शन ऑफ ड्रग थेरेपी, जो भी पेशेंट को ड्रग थेरेपी देनी है, ड्रग प्रिस्क्रिप्शन करना, उसमें हेल्प करना। टू कम्युनिकेट विद द फिजिशियन एंड नर्सेस थ्रू प्रेजेंटेशन एंड पब्लिकेशन, जो हॉस्पिटल में नर्स हैं, फिजिशियन हैं, उनको कम्युनिकेट करना थ्रू द पीपीटी प्रेजेंटेशन या पब्लिकेशन या जो भी हमारा ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर है उसके थ्रू कम्युनिकेट करना। डिटेक्शन एंड रिपोर्टिंग ऑफ एडवर्स रिएक्शन, कोई अगर एडवर्स रिएक्शन होता है तो उसको डिटेक्ट करना, उसका रिपोर्ट करना, ये इसका फंक्शन होता है। टू टेक पार्ट इन एजुकेशनल प्रोग्राम रिलेटेड विद मेडिकल फार्मेसी एंड नर्सिंग प्रोफेशन, जो भी अगर एजुकेशनल प्रोग्राम होता है, कोई सेमिनार होता है, कोई भी एजुकेशनल प्रोग्राम होता है तो उसमें पार्ट लेना, उसमें भाग लेना, ये भी हमारा क्लिनिकल फार्मासिस्ट का स्कोप होता है।
to provide the formal and informational consultation to the physician। क्या होता है कि जो भी ड्रग रिलेटेड, ड्रग थेरेपी रिलेटेड कोई फॉर्मल या इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करना फिजिशियन को, टू एक्सप्लेन द डायरेक्शन ऑफ यूज, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन टू द पेशेंट। पेशेंट को कैसे ड्रग यूज करना, डायरेक्शन ऑफ यूज, कैसे कैसे ड्रग यूज करना है, कौन सा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ड्रग लेना है, इसके रिलेटेड जो भी सारी इंफॉर्मेशन है वो पेशेंट को देना। कलेक्शन ऑफ नॉलेज ऑफ ड्रग थेरेपी एंड फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ ड्रग, जो फार्माकोकाइनेटिक्स प्रॉपर्टी होती है ड्रग का, उसका नॉलेज कलेक्ट करना, ड्रग थेरेपी का नॉलेज कलेक्ट करना, ये सारे हमारे स्कोप होते हैं। टू टेक ए पेशेंट एजुकेशन, वैक्सीनेशन प्रोग्राम एंड अदर प्रोग्राम रिलेटेड टू सोशल वेलफेयर अरेंज बाय द हॉस्पिटल। कोई अगर सोशल वेलफेयर हॉस्पिटल के द्वारा अरेंज किया जाता है, जैसे वैक्सीनेशन है या कोई भी दूसरा प्रोग्राम है, कोई पेशेंट का एजुकेशनल प्रोग्राम है, सेमिनार है, तो उसमें भाग लेना ये भी हमारा स्कोप होता है। ये तो हो गया स्कोप और ऑब्जेक्टिव। इसके बाद आता है क्लिनिकल फार्मासिस्ट की एबिलिटी, क्या क्या उसकी एबिलिटी होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो एबिलिटी होती है, ही शुड हैव ए बेसिक स्किल ऑफ द कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन है, एक दूसरे से जो कम्युनिकेट करना है, चाहे किसी भी लैंग्वेज में, हिंदी, इंग्लिश या कोई भी जो लैंग्वेज है, उसमें वो एबिलिटी होनी चाहिए कम्युनिकेशन की। ही शुड नो अबाउट द ड्रग प्रोफाइल एंड पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ड्रग। जो ड्रग का प्रोफाइल है और पैथोफिजियोलॉजी जो ड्रग की है, उसके बारे में क्लिनिकल फार्मासिस्ट को पता होना चाहिए। जो ड्रग का एडीएमई है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, कैसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ड्रग का, कौन से बॉडी से पार्ट, कौन बॉडी पार्ट से एब्जॉर्ब होगा, कैसे हमारे बॉडी पे रिएक्ट करेगा, ये सारे ड्रग की जो प्रोफाइल है, कितने कंसंट्रेशन पे वर्क करता है, उसका एमएसी कितना होता है, मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन कितना है, मैक्सिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन कितना है, वो सारे नॉलेज उसको होना चाहिए। He should have advanced knowledge about the pharmacology, pharmacokinetics and biopharmaceutics। जो भी ड्रग, जो एडवांस नॉलेज है फार्माकोलॉजी की, जो आप लोगों का एक सब्जेक्ट होता है फार्माकोलॉजी, उसमें हमारे शरीर पे कौन से हमारे रिसेप्टर हैं, कैसे हमारा ड्रग रिसेप्टर पे बाइंड होता है, उसका एगोनिस्ट क्या होता है, उसका एंटागोनिस्ट क्या है, फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है। फार्माकोकाइनेटिक्स में हम पढ़ते हैं ड्रग का एडीएमई, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन एंड बायोफार्मास्यूटिक्स, इसके बारे में उसको एडवांस नॉलेज होना चाहिए। ही शुड हैव एडिक्वेट पेशेंट एंड बेटर इंटरेस्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी। उसके अंदर पेशेंस होना चाहिए और उसका इंटरेस्ट होना चाहिए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी। ही शुड हैव ए इंटरेस्ट इन पेशेंट केयर। अगर किसी क्लिनिकल फार्मासिस्ट का इंटरेस्ट ही नहीं है पेशेंट केयर के लिए, तो ये बेसिक एबिलिटी है कि इसके बिना वो बेटर वर्क नहीं कर सकता है। ही शुड हैव नॉलेज ऑफ ड्रग इंटरेक्शन, एडवर्स ड्रग रिएक्शन। जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट है उसको ड्रग इंटरेक्शन या कोई एडवर्स ड्रग रिएक्शन आता है उसके बारे में पता होना चाहिए। ये हमारे क्लिनिकल फार्मासिस्ट की एबिलिटीज हैं। ये एबिलिटीज क्लिनिकल फार्मासिस्ट के अंदर होनी चाहिए। इसके बाद आता है बैरियर इन द डेवलपमेंट ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी। कौन कौन से बैरियर हैं क्लिनिकल फार्मेसी में? सबसे पहला बैरियर होता है लेक ऑफ नॉलेज। क्या रहता है, बहुत से फार्मासिस्ट को, जो भी क्लिनिकल फार्मासिस्ट है, अगर उसको नॉलेज ही नहीं है, फार्माकोकाइनेटिक नहीं पता है, फार्माकोलॉजी नहीं ड्रग का पता है, तो क्या होगा, ये बैरियर हो गया, वो डेवलप नहीं कर पाएंगे क्लिनिकल फार्मेसी। लैक ऑफ मोटिवेशन की कमी है, वोकेशनल कोर्सेज का कमी है, लैक ऑफ वोकेशनल कोर्सेज, लैक ऑफ इंटर प्रोफेशनल डिस्कशन, वो इंटर या इंट्रा प्रोफेशनल डिस्कशन की कमी है, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, लैक ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, जो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होता है उसमें कमी है,
लैक ऑफ टीम अप्रोच, जो टीम वर्क होता है, टीम बिल्डअप है, उसकी भी कमी है। कंफ्यूजन अबाउट द रोल ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट, जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट है उसका रोल ही नहीं पता, उसमें उसको कंफ्यूजन है। ये सारे क्या है, बैरियर हैं डेवलपमेंट ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी के। द क्लिनिकल फार्मेसी प्रैक्टिस इज सपोज टू बी ए इनकोचमेंट बाय द फिजिशियन। ये सारे हमारे बैरियर्स हैं। इसके बाद आता है स्टेप शुड बी टेकन इन द डेवलपमेंट ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी। क्या क्या स्टेप लेना है क्लिनिकल फार्मेसी में? सबसे पहले हॉस्पिटल फार्मासिस्ट शुड इंक्रीज द नीड ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट बाय परफॉर्मिंग काउंसलिंग विद पेशेंट एंड फिजिशियन। जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है वो क्या करता है कि इंक्रीज करेगा, आवश्यकता बताएगा क्लिनिकल फार्मासिस्ट के किस लिए ज़रूरत है। जो भी हमारे पेशेंट है, फिजिशियन है, उनको काउंसलिंग करेगा और उस काउंसलिंग से क्यों आ सकता है क्लिनिकल फार्मासिस्ट की, वो सारी चीज़ें उनको बताएगा। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट शुड इंक्रीज द नॉलेज एंड शुड बी इन्वॉल्व इन इंटर प्रोफेशनल डिस्कशन। जो हर हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है वो अपना नॉलेज इंक्रीज करेगा और इन्वॉल्व होगा, जो भी हमारा प्रोफेशनल डिस्कशन होता है, जो भी प्रोफेशनल डिस्कशन है उसमें इन्वॉल्व होगा, उसका अपना नॉलेज इंक्रीज करेगा। गवर्नमेंट शुड स्टार्ट डिफरेंट वोकेशनल कोर्सेज रिलेटेड टू क्लिनिकल फार्मेसी। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि बहुत से वोकेशनल कोर्सेज स्टार्ट करने चाहिए जो क्लिनिकल फार्मेसी से रिलेटेड है। फार्मासिस्ट शुड क्लेरिफाई द क्वेरी आस्क्ड बाय फिजिशियन एंड पेशेंट। अगर कोई क्वेरी है पेशेंट की या फिजिशियन की, कोई भी अगर, तो उसको उस क्वेरी को सॉल्व करना चाहिए। उस क्वेरी के जो भी प्रॉब्लम है, जो भी क्वेरी है, उसके बारे में सारी चीज़ें बताना चाहिए। फार्मासिस्ट शुड इंक्रीज द नेसेसिटी ऑफ द क्लिनिकल फार्मासिस्ट। जो फार्मासिस्ट है, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है, फार्मासिस्ट शुड इंक्रीज द नेसेसिटी ऑफ द क्लिनिकल फार्मासिस्ट। जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है वो इंक्रीज करेगा कि हमारा क्यों ज़रूरत है क्लिनिकल फार्मासिस्ट की। फार्मासिस्ट एंड फिजिशियन शुड हैव ए टीम अप्रोच इन टेकिंग केयर ऑफ द पेशेंट। जो भी क्लिनिकल फार्मासिस्ट है और जो फिजिशियन है वो पेशेंट केयर में टीम वर्क का काम करेंगे। फार्मासिस्ट शुड अंडरस्टैंड एग्जैक्ट रोल ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट। जो फार्मासिस्ट है उसका क्या रोल है, क्लिनिकल फार्मासिस्ट का क्या रोल है, उसको वो समझना पड़ेगा। मॉनिटरिंग ऑफ ड्रग थेरेपी। क्या होता है ड्रग थेरेपी का मॉनिटरिंग कैसे करेंगे? तो सबसे पहले 3 पार्ट होते हैं। रूटीन एनालिसिस ऑफ ड्रग थेरेपी। पहले हमने क्या बताया, रूटीन एनालिसिस ऑफ ड्रग थेरेपी। जो भी पेशेंट को ड्रग थेरेपी दिया जा रहा है, जितने भी टाइप ऑफ पेशेंट है या जो भी ड्रग दिया जा रहा है, उसका रूटीन एनालिसिस होना चाहिए कि ड्रग का कैसा रिस्पांस आ रहा है, क्या एडवर्स रिएक्शन आया, कुछ उसकी प्रॉब्लम है, आउटकम क्या है, कितने पेशेंट सही हो रहे हैं, तो सारे के उस ड्रग के एनालिसिस करना है। सेकंड होता है मेडिकल प्रॉब्लम्स और थर्ड लेबोरेटरी डाटा। यही 3 मेथड होते हैं मॉनिटरिंग ऑफ ड्रग थेरेपी के। तो इसमें क्या क्या हो सकता है, स्पेशल प्रोसीजर कोई हो सकता है, कोई भी हमारा प्रोसीजर है, स्पेशल प्रोसीजर बना लिए हैं कि हम कैसे कैसे हम ड्रग थेरेपी की मॉनिटरिंग करेंगे। दूसरा कैसे कर सकते हैं, डायरेक्ट पेशेंट ऑब्जर्वेशन एंड कोरिलेशन विद दिस एनालिटिकल डाटा विद क्लिनिशियन टेकिंग केयर ऑफ द पेशेंट केयर। कोई भी हमारा पेशेंट का ऑब्जर्वेशन है या कोरिलेशन करते हैं, जो भी हमारे एनालिटिकल डाटा है उसको क्या करेंगे, कोरिलेट करेंगे। जो भी हमारे डाटा आया उसको कोरिलेट करेंगे पेशेंट केयर के द्वारा। पेशेंट एजुकेशन एंड काउंसलिंग ऑन द कंसर्न फैक्टर रिगार्डिंग ड्रग। कोई भी हमारा ड्रग का फैक्टर है, कोई भी काउंसलिंग है, ड्रग बेसिक पेशेंट काउंसलिंग है या पेशेंट का एजुकेशन है, कोई अगर
किसके बेसिस में हम काउंसलिंग करेंगे? फैक्टर रिगार्डिंग ड्रग, कौन कौन से फैक्टर के हो सकते हैं ड्रग का, उसका एडवर्स रिएक्शन कैसे लेना है, ड्रग की प्रोफाइलिंग क्या है, तो ये सारी चीज़ें हमारे उसके पार्ट होते हैं। पार्टिसिपेट इन द मेडिकल इमरजेंसी, कोई भी अगर मेडिकल इमरजेंसी है तो उसमें पार्टिसिपेट करना। प्रोवाइडिंग इम्पॉर्टेंट कंसल्टेशन इन डिफरेंट एरिया सच एज टोटल पेरेंटल इन्फ्यूजन, कोई भी हमारा इम्पॉर्टेंट कंसल्टेशन करना है, कोई भी हमारा इन्फ्यूजन है, पेरेंटल इन्फ्यूजन है, उससे रिलेटेड क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक्स। अब क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक्स में हम क्या करेंगे कि एक्यूरेट मॉनिटरिंग ऑफ ड्रग इज पॉसिबल, आईवी थेरेपी, सिलेक्शन ऑफ ड्रग थेरेपी, डिटर्मिनेशन ऑफ एंड पॉइंट ऑफ ड्रग थेरेपी, ये सारी चीज़ें हमारा मॉनिटरिंग ऑफ ड्रग थेरेपी के पार्ट होते हैं। मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद द क्रोनिक डिजीज, कोई अगर क्रोनिक डिजीज है, कोई कार्डिक पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट है, आर्थराइटिस है, जो रेगुलर मेडिसिन लेता है, तो उसको हम मैनेजमेंट करना पेशेंट का। पार्टिसिपेशन इन क्लिनिकल डाटा इन्वेस्टिगेशन, कोई अगर ड्रग डेवलपमेंट किया जाता है, जो कोई भी हमारा क्लिनिकल डाटा जनरेट हो रहा है, तो उसमें पार्टिसिपेट होना। फार्मासिस्ट कोलैबोरेट विद द फिजिशियन इन्वेस्टिगेशन एंड कंडक्टिंग द क्लिनिकल ड्रग ट्रायल, किसी भी ड्रग का जो क्लिनिकल ट्रायल हो रहा है उसमें कंडक्टिंग हो रहा है, अगर क्लिनिकल ड्रग ट्रायल हो रहा है तो उसमें फिजिशियन के साथ इन्वेस्टिगेटर कि क्या क्या ड्रग का रिस्पांस आ रहा है उसके साथ, क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल होता है उसी टाइम डाटा, सारा क्लिनिकल डाटा जनरेट किया जाता है। डिटेक्शन एंड रिपोर्टिंग ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन एंड ड्रग इंटरेक्शन, कोई एडवर्स ड्रग रिएक्शन रिपोर्ट है या ड्रग इंटरेक्शन रिपोर्ट है तो उसको डिटेक्ट करना। पार्टिसिपेशन इन द ड्रग यूटिलाइजेशन रिव्यू एंड पेशेंट केयर ऑडिट विद द इंश्योर द क्वालिटी ऑफ ड्रग यूज इन एवरी पेशेंट एंड द कंटेंट ड्रग कास्ट, कोई भी ड्रग का यूटिलाइजेशन है उसका रिव्यू, ऑडिट, इन सारी चीज़ों से भी हम ड्रग मॉनिटरिंग थेरेपी करते हैं। कंट्रोल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन, उसका एडमिनिस्ट्रेशन, इनिशियल एंड पार्टिसिपेट इन द क्लिनिकल ड्रग इन्वेस्टिगेशन विद अप्रोच ऑफ मेडिकल स्टाफ मेंबर, जो भी हमारा क्लिनिकल ड्रग इन्वेस्टिगेशन है उसको इनिशिएट करना विद द अप्रोप्रिएट मेडिकल मेंबर, जो भी मेडिकल मेंबर है, मेडिकल मेंबर स्टाफ है, उसके साथ पार्टिसिपेट करना क्लिनिकल ड्रग इन्वेस्टिगेशन में। ये हमारे बेसिक हमारे क्लिनिकल फार्मेसी का इंट्रोडक्शन था। इसके बाद का जो हमारा चैप्टर है मॉडर्न स्टेट ऑफ डिस्पेंसिंग, इसको मैं आप लोगों को पहले भी थोड़ा सा एक लास्ट वीडियो में भी बताया था। सबसे पहला हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है पेशेंट कंप्लायंस का। हम सारी एक्टिविटी करते रहें कि हाँ हमारा हॉस्पिटल बहुत अच्छा है और वहाँ पे सारे डिपार्टमेंट है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो रही है, बट क्या है उस हॉस्पिटल में अगर मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है, पेशेंट की डेथ ज़्यादा हो रही है, तो क्या होगा, लोग उस हॉस्पिटल में जाना नहीं चाहेंगे। सबसे पहली चीज़ जो होती है सबसे पहले जो चीज़ होती है पेशेंट का, जो भी हम सारी चीज़ें हो रही है उसमें क्या है, पेशेंट कंप्लायंस। पेशेंट अगर सही नहीं हो रहा है तो सारी चीज़ों का कोई करने का कोई मतलब नहीं है। अगर पेशेंट कंप्लायंस ही नहीं हो रहा है तो हॉस्पिटल का कोई मतलब नहीं है। सबसे पहला हमारा क्या है, पेशेंट कंप्लायंस। तो पेशेंट कंप्लायंस में हमारा मेन उसी को फोकस किया जाता है हॉस्पिटल के अंदर कि जो भी पेशेंट है वो पेशेंट सही हो। तो पेशेंट कंप्लायंस जो वर्ड है, तो इसमें हमें क्या क्या चीज़ होने से उसका जो भी, अगर हम फार्मासिस्ट है तो हमारा दो पार्ट होता है। जो हमारा पेशेंट मेडिकेशन कंप्लायंस की हम बात करेंगे तो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग पेशेंट मेडिकेशन कंप्लायंस में आता है द फैक्टर में बी डिवाइडेड एज टू कैटेगरी। क्या क्या होता है,
फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग नॉन कंप्लायंस, कौन कौन से फैक्टर हैं जो नॉन कंप्लायंस करती हैं, और फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग पेशेंट कंप्लायंस, क्या क्या चीजें हैं जो हमारे इन्फ्लुएंस करती हैं पेशेंट कंप्लायंस को। तो सबसे पहले चीज हम डिस्कस करेंगे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग नॉन कंप्लायंस। The patient non-compliance is term which refer the fault of the patient for inappropriate use of medication। क्या होता है पेशेंट नॉन कंप्लायंस के कि क्या क्या फॉल्ट हैं, द फॉल्ट ऑफ द पेशेंट फॉर द एप्रोप्रिएट यूज ऑफ मेडिकेशन, कि क्या क्या गलतियां होती हैं, जो भी मेडिसिन है उसका एप्रोप्रिएट यूज नहीं होता है। The non-compliance is not restricted to the drug therapy, उसका ड्रग थेरेपी तक उसका रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, बट इट आल्सो इंक्लूड फेल्योर टू ओबे इंस्ट्रक्शन। अगर कोई इंस्ट्रक्शन फॉलो भी नहीं करता है तो क्या हो जाता है, वो अगर फेल होता है तो वो भी नॉन कंप्लायंस होता है। हमारे कौन से अदर इंस्ट्रक्शन क्या हो सकते हैं, एस्पेक्ट ऑफ द हेल्थ केयर सच एज डाइटिंग, कोई अगर उसको डाइटिंग बताया गया क्या क्या खाना है क्या चीज़ें नहीं खाना, अगर उसको फॉलो नहीं करता है तो भी नॉन कंप्लायंस होता है। एक्सरसाइज, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग हैबिट, ये सारे चीज़ें हमारे नॉन कंप्लायंस में आ जाती हैं। तो सबसे पहले जो हमारे फैक्टर है उसमें आता है मेडिसिन। तो मेडिसिन कैसे हमारा नॉन कंप्लायंस जनरेट करता है, जैसे मेडिकेशन में मल्टीपल ड्रग्स, बहुत से आपने ड्रग दे दिए तो क्या होता है उसमें नॉन कंप्लायंस का चांस बढ़ जाता है। फ्रीक्वेंटली डोज, आप बता दें दिन में 6 बार खाना है 8 बार खाना है, तो उसमें कभी कभी कोई भी ड्रग मिस हो जाता है। कम्प्लेक्स डोजेज एजिमा है तो भी वो मिस होने का चांस रहता है। नॉन पोर्टेबल टेस्ट, कोई बीटा टेस्ट है, बहुत गंदा टेस्ट है ड्रग का, तभी नॉन कंप्लायंस बढ़ जाता है। ये क्या करती है, सारी चीजें हमारे नॉन कंप्लायंस को बढ़ाती है। दूसरा होता है डिजीज। डिजीज कैसे इम्पैक्ट करता है, क्या होता है कि कोई क्रोनिक या लॉन्ग टर्म की डिजीज है तो क्या करती है, पेशेंट को डिस्करेज करती है अबाउट ड्रग थेरेपी, कि बहुत दिन से मेडिसिन ले रहे हैं हम सही नहीं हो रहे हैं, या हमको जिंदगी भर ही दवा खाना है, तो बीच बीच में क्या करते हैं मेडिसिन वो लोग डिसकंटिन्यू कर देते हैं। तीसरा है फैक्टर क्या होता है, पेशेंट फार्मासिस्ट इंटरेक्शन। अगर फार्मासिस्ट ने अच्छी तरह से उसको पेशेंट को बताया ही नहीं, इंस्ट्रक्शन ही नहीं है, तो उसमें क्या क्या हो सकता है, लैंग्वेज, अगर साउथ इंडियन कोई आ गया और यहाँ पर ड्रग डिस्पेंस करके किसी को देता है तो क्या होगा, लैंग्वेज बैरियर हो जाएगा, इंस्ट्रक्शन नहीं हो पाता है, लैंग्वेज एक प्रॉब्लम हो जाती है। कल्चरल अदर बैकग्राउंड और अदर कम्युनिकेशन बैरियर, जो भी कम्युनिकेशन के बैरियर हैं वो भी क्या करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं इनटू द एडिक्वेट ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट मेडिकेशन टू द पेशेंट बाय डॉक्टर या फार्मासिस्ट। अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हुआ, अगर हमारे बैरियर्स हैं, कम्युनिकेशन के जो बैरियर हैं, अगर उसके द्वारा जो भी हमारा इंस्ट्रक्शन है या बैरियर है, अगर पेशेंट को प्रॉपर नॉलेज नहीं मिलता है तो भी हमारा क्या होगा, चांस रहता है नॉन कंप्लायंस बढ़ने का। फोर्थ प्रॉब्लम होती है कास्ट ऑफ मेडिकेशन। सबसे पहले क्या होता है, कास्ट कैसे इम्पैक्ट करेगा, हायर कास्ट इज नॉन ऑफ द अडेबल टू एवरीवन में लीड टू द नॉन कंप्लायंस। अगर कोई बहुत महंगी महंगी दवाइयाँ हैं और पेशेंट की परचेजिंग कैपेसिटी नहीं है, अगर पेशेंट उसको खरीद नहीं सकता है तो क्या होगा, नॉन कंप्लायंस बढ़ जाता है। The person from lower socio-economic group failed to purchase full course of the therapy। बहुत से गरीब लोग हैं जिसका जितने टाइम तक दवा लेना है और उसके कास्ट बहुत ज़्यादा है, तो क्या होता है कि वो जो जितने टाइम तक मेडिकेशन है, मान लो कि हम बोलते हैं कि 6 महीने तक मेडिसिन खाना है, टीबी की मेडिसिन अगर मान लो फ्री ऑफ कास्ट गवर्नमेंट ना दे और किसी मजदूर को उसके घर में मान लो 2 टीबी के पेशेंट या 1 टीबी के पेशेंट है, तो क्या होगा
कि वो परचेज नहीं कर पाएगा। हाईली एंटीबायोटिक है, मान लो उसकी डेली की इनकम 300 है, मजदूर है, कितनी मजदूरी आती है 300 रुपये, और उसकी अगर मेडिसिन की कास्ट डेली के 200 रुपये 250 रुपये है और उसको मेडिसिन साल भर खाना है तो क्या होगा। तो अगर 200 की दवाई ले रहा है तो 100 रुपये बचेगा, 100 रुपये में उसको अपना जीवन यापन करना है। तो वहाँ पे क्या रहेगा, रिस्क नॉन कंप्लायंस का चांस बढ़ ही जाता है। तो कास्ट ऑफ मेडिकेशन ये भी इम्पैक्ट करता है। इसके बाद होता है पेशेंट का एजुकेशनल बैकग्राउंड, पेशेंट का पढ़ाई क्या है। अगर लेस एजुकेशन है तो नॉन कंप्लायंस ज़्यादा आता है। तो ये हमारे नॉन पेशेंट नॉन कंप्लायंस थे। इसके बाद हम फैक्टर अफेक्टिंग पेशेंट कंप्लायंस ये हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारा क्या क्या मॉडर्न अप्रोच है डिस्पेंसिंग के, इसमें कुछ हम लोग पहले ही आप लोगों के साथ डिस्कस हुआ था। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे।